एक बार मुझे माफ़ कर दो माँ, अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कसम से माँ। सिर्फ एक बार। ये था माँ की लाडो सरोज का आखिरी मैसेज, जो माँ ने शायद देखा ही नहीं था। देखती भी कैसे भला। माँ को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उनका नंबर माँ के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब माँ ने पंकज भैया से सरोज दी का मोबाइल नंबर ले लिया था, पर उनको सेव करना नहीं आता था, इसलिए मुझे कहा था उनका नंबर सेव कर देने के लिए। पर मैंने उनका चैट आर्चिव कर दिया, इसलिए माँ देख नहीं पाई होगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैसेज देखूं। माँ जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश कहाँ था। बाबूजी ने ही कहा था अभी माँ को फ़ोन वोन से दूर रखो, तभी तो माँ का फ़ोन हमने अस्पताल में ले नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुड बुक में रहना था, इसलिए मैं कभी सामने से सरोज दी को फ़ोन नहीं करती थी। माँ की तेरहवीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब माँ के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए सरोज दी के इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी, तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों घटने वाली एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की बात है। माँ लगभग मृत्युशैया पर थी और इधर अम्मा थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी कि उनकी आंखें और भी परखर सी हो गई थी। माँ का निस्तेज और जर्जर सिर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं, बाबूजी और अनिल भैया अच्छी तरह जानते थे कि माँ को किसका इंतजार था। उनकी लाडली सरोज का, और हो भी क्यों ना भला। आखिर माँ को सरोज दी की देखे हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा। पता नहीं, मैं अक्सर सोचा करती थी कि माँ में कितना धैर्य है, कितना बिल्की होंगी माँ जब वह अपनी बेटी का साथ ना दे पाई होंगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ में सरोज और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और शोक तो अम्मा को भी हुआ होगा, आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था, पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। सरोज दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी थे, मैं और अनिल भैया। उफ, कैसा दिन था वो। सरोज दी की दालान पर अपने नौसे के साथ सिर झुकाए खड़ी थी और बाबूजी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रहे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सब का विश्वास तोड़कर, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। माँ ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि इस तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाएंगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी, अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम ना उछालिए। माँ ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि प्लान्स में वह हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने माँ को गुस्से से ज़ोर से झटका दिया था जब वह उनकी बाँह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से सुकोमल माँ छिटक कर दूर जा गिरी थी। चोट खरोच से ज़्यादा दर्द माँ के मन में हुआ था। उनका मन आहत हुआ था, क्योंकि आज तक बाबूजी ने माँ से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब तक दालान के बाहर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि इरफान के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 10 दिन बाद लौट कर आई थी, तो रजिया बानो बनकर। बनारस के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर धर्म में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से पचने पचाने वाली बात तो नहीं थी। ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़ा कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओजपूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भाव विभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था, वह अक्षम्य तो था ही, तत्कालीन समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी तो था। सो अपनी बेटी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई बहनों में सरोज दी अर्थात माँ बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उनके बाद अनिल भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर माँ की लाडली थी, तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी। और हम 2 बहनों के बीच अनिल भैया घर में सबके प्रिय पात्र तो थे ही, इसके अलावा दादी के कुछ ज़्यादा ही लाडले थे, वंशधर जो थे। परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया, तो माँ फूली नहीं समाई।
दीदी की सुंदरता ने माँ को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में सरोज दी प्यारी तो थी ही, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से सरोज की शादी कर दें। एक रात माँ ने बाबूजी को आंचकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई से उनका मन उचट सा गया था। माँ को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी तो माँ के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी सरोज का 12वीं हो चुका है, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती तो। अशोक चौधरी जी काफ़ी दिनों से अपने अफसर बेटे राहुल के लिए सरोज का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले हफ्ते को उन्हें घर पर बुला लेते हैं। सरोज और राहुल अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उनकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर माँ निश्चिंत होकर उस रात सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान उस रात सरोज दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने माँ बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक गुनगुनाती रही थी कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाज़ा तो लग ही गया था कि सरोज दी माँ बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो मानेगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी इरफान नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी है। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 10वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो थी नहीं, और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही था, पर सरोज दी ऐसे घर से भाग जाएगी यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अपनी सहेली सिया की शादी में शामिल होने के लिए दीदी माँ से कह कर गई कि माँ, सिया की शादी में सभी सहेलियाँ रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही पूनम की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊँगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। माँ अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर माँ के गले लगी। उस वक्त माँ को अपनी सरोज पर जाने कैसा लाड आया कि अपने गले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही है सरोज, यह ले सोने का है, पहन ले, पर संभाल कर रखियो। दीदी ने माँ के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी का माँ के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा था, सरोज दी, आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में? आप माँ के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अनिल भैया तो उन्हें सिया दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया तो माँ ने सिया के घर पर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया, रात सरोज दी जयमाला के तुरंत बाद घर के लिए निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक ना रुक सकेगी, उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। सिया दी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सैल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, इसलिए किसी ने दीदी को रोकने की जिद नहीं की थी। अब घबरा कर माँ ने आशंका जताते हुए और लगभग रोते हुए कहा कि अगर सरोज कल रात ही घर के लिए निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुँची? आखिर कहाँ गई मेरी फूल सी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर माँ ने अनिल भैया को सरोज दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने को कहा। इधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर पता करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह पहले तो माँ पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी जो होती थी। 9 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उनके इरफान के साथ भाग जाने के बाबत कुछ बताया हो। माँ ने रो रो कर जब दादी की अदालत में गुहाई लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवा आए और वहाँ भी बात को ज़्यादा न फैलाने की विनती कर आए। खैर, बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब, इतनी कि घर से निकलते ही
जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता। सरोज का कुछ पता चला? अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 10 दिन के बाद, इरफान से निकाह करके। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी भी कि सरोज दी किसी इरफान नाम के लड़के से मिलती है, पर माँ बाबूजी को तो दीदी और इरफान के मेलजोल के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। सरोज दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 10 दिन बाद वापस आना, इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से बेघा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 10 दिनों के बाद, जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती हैं, और साथ में यह भी बात फैल गई थी कि माँ बाबूजी का शासन कमज़ोर है, बेटियाँ अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बात थी कि माता पिता की परवरिश पर समाज सवाल उठा रहा था। बाबूजी तो सरोज दीदी को कभी माफ़ नहीं कर पाए। उस दिन वापस आकर दीदी इतना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई। पर बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहाँ बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलस्निक बेटी को कैसे माफ़ कर देते। बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। माँ और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी, और दादी ने तो हद ही कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब सरोज दी और जीजाजी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो सरोज दीदी के लिए। तब जो इरफान का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और माँ के पैर के पास की मिट्टी उठाया और उसे ही अपने पियर की भेंट समझकर अपने आंचल में बांधा था और इरफान के साथ निकल गई थी। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे हैं और अभी वह जयपुर में रहती है, वगैरह वगैरह। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले दिल्ली में लगी तो शादी के बाद उन्होंने माँ की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला बनारस में करवा लिया, पर तब तक माँ को एक जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब कम से कम रेखा भाभी और गोलू से घर में थोड़ी चहल पहल रहने लगी थी। संजोग से मेरी शादी बनारस में ही हुई थी, सो मायका छूटकर भी नहीं छूटा था, पर माँ के लिए हम सब मिलकर भी सरोज दी की जगह ना भर सके थे। वैसे भी एक माँ के लिए उसकी संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और माँ के सामने तो जैसे सरोज दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रही सरोज दी को सांपती और गड़ियाती ही रही, और कालांतर में उनके साप का असर हुआ भी। भैया का एक दोस्त आलम जयपुर से बनारस अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने यह खबर सुनाई थी कि सरोज दी बहुत दुखी हैं। इरफान का बिजनेस कुछ घाटे में चल रहा है और अब वह 5वें बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उनके 4 बच्चे हो गए हैं और आगे भी अपनी मर्जी से बच्चों को जन्म देना है या नहीं देना है, इस पर सरोज दी की कोई मर्जी नहीं चल रही। सुनकर माँ बहुत विचलित हुई थी। निजाम के हाथों पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वह माँ पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी कि अगर दीदी और इरफान का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी तक इंतजार करना था। यूँ विषम परिस्थितियों से लड़े बिना आसान और चोर जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता था, और सरोज दी भी तो इसी परिवार का अंश थी। बहुत खूबसूरत दीदी शायद अपनी खूबसूरती की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने वाले इरफान को दिल दे बैठी थी और बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यह नहीं है कि इरफान उनका सही जीवनसाथी है या कोई और अच्छा जीवनसाथी साबित होता। बात है उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। सरोज दी ने जो भी किया उससे परिवार तो टूट ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपने पूजा पाठ का आडंबर कुछ ज़्यादा करने लगी थी। हम भाई बहन घर बाहर 2 अलग माहौल में खुद को किसी तरफ सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टूटी थी माँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती, और यहाँ तो उनकी लाडली ना उनसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तोड़ गई थी। शायद सरोज दी ने माँ बाबूजी
दादी, भैया, छुटकी बहन, सबका विकल्प इरफान और उसके परिवार में ढूंढ लिया हो, पर हमारा परिवार सरोजदी का विकल्प नहीं ढूंढ पाया था। सरोजदी के जाने के बाद माँ को कभी ढंग से तो रोटी खाते हमने देखा नहीं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। माँ अब उम्र से काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रही तो माँ अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब यह जानलेवा रोग उन्हें ग्रस गया। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बिकवा दिया तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि के निकलवा लिए माँ को बचाने के लिए। जैसे सब कुछ दाव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। सीमा, लगता है अम्मा अब नहीं बचेगी। भर्राए गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे ही अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आई। मैंने कुछ सोच कर कहा, भैया, माँ की जान सरोजदी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिल लें तो। बाकी मैं समझ गई थी कि भैया क्या कहना चाहता है, पर बाबूजी को कैसे राजी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी सरोजदी को बुलाने के लिए और उन्हें माँ से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अनिल भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। मैं नहीं जाती, पर मुझे पता था कि दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी, तो मेरा जाना ज़रूरी लगा। अस्पताल में माँ के लिए रात में किसी को रुकना होता था, सो गोलू को दादाजी के पास छोड़कर भाभी एक रात के लिए माँ के पास रुकने वाली थी। मैं भैया के साथ दीदी को लाने रवाना हो गई। दीदी के ससुराल पहुँचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। वहाँ पर और शायद कुछ अनहोनी हुई थी, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। किसी ने कहा, अभागी पूरी ज़िंदगी अपने मायके वालों को तरसती रही, इंतज़ार करती रही, वह आए भी तो मैयत के रस में। मैं कुछ समझी नहीं। ऐसे समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान, वह सच ना हो। भैया तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप रजिया के भाई हो ना, अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से हो। अब जब आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कंधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए यह खबर एकदम अविश्वसनीय लग रहा था कि माँ की लाडो हमारी सरोजदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने 5वें बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से सरोजदी इस दुनिया से चली गई थी। हमारे पहुंचने के 2 घंटे पहले मैंने बदवास होकर बाबूजी को फ़ोन किया तो फ़ोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उससे पहले ही चाचा जी की रोने की आवाज़ आई। बोले, सीमा, तुम और अनिल यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही और इधर सरोजदी भी रुखसत हो गई। कैसी विडम्बना थी ये, और कैसा अद्भुत संजोग। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की तरह माँ और सरोजदी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हों, जिन्हें इस दुनिया ने तो जाति, समाज और कौम के बंधनों में जकड़ कर मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ उनकी आत्मा मिल सकें। जब हम वहाँ से वापस आए तो तब माँ का फ़ोन निकाला और देखा था दी का वो आखिरी मैसेज था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है। एक बार अपनी छाती से लगा कर माफ़ कर दो माँ, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो माँ। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता। काश माँ को ये मैसेज पढ़ने दिया होता। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का है। माँ बाबूजी ने तो सरोजदी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में की हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊँगी। कभी कभी जब भावावेश में आंखें बंद करती हूँ तो अपनी पनियाई धुंधली आँखों से माँ के सीने से लगी हुई सरोजदी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ, कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होंगी। शायद वहाँ सरोजदी माँ की गोद में चैन से सो रही हो। इस निर्मल दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो। शायद दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया हो। वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।